नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी और आज कस्तूरी में हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण जी से। शोभना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। नमस्कार। शोभना जी, कथक का जो सफ़र है, जो पूरा जीवन है, उस पर मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन शुरुआत में चाहूँगा कि हरीशचंद्र पांडे जी की कविता है नृत्यांगना, मैं वहाँ से शुरुआत करूँ। एक पाँव ज़मीन पर दूसरा अनंत में, एक पाँव ज़मीन पर दूसरा अनंत में, 3 लोक 14 भवन थिरकती है नृत्यांगना। क्या बात है। कुंतल से पायल तक अनंत झरने, सुर गति लय अनगिनत मुद्राएं, असंख्य भावपोत अभिव्यक्तियों की कई कई मेहराबें बनाती है नृत्यांगना। एक लंबी पहाड़ रात को खोजती है अनथक श्रम सी, गहरे अंधेरे के सीने में शरद के कांस सी लहराती है नृत्यांगना। क्या बात है, बहुत खूब। इस कविता को पढ़ने के बाद लगता है जो नृत्यांगना का सफ़र है, जो उसकी मेहनत है और जो उसका ध्येय है, वो किस तरह का होता है। जो हम मंच पर देखते हैं, सिर्फ बात वहीं तक नहीं होती, नेपथ्य में भी बहुत कुछ होता है। शोभना जी, मैं शुरुआत तो करूँगा बचपन कैसा रहा, माता पिता के बारे में और किन किन गुरुओं का सानिध्य मिला, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ज़रूर, लेकिन सबसे पहले जो आपने नेपथ्य की बात करी जी, वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। जी, देखिए, एक नृत्यांगना का ध्येय सिर्फ मंच पे आकर के और एक अपनी प्रस्तुति देना नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अलग अलौकिक दुनिया है, क्योंकि वो अपने आप को अपने से परे कर देती हैं और उस भाव में जब भीन जाती हैं तो नृत्य और नृत्यांगना यदि संपूर्ण समर्पण है तो वो नृत्य बन जाती है जी। और वो तभी हम एक कहेंगे कि एक प्रकार का योग है जी, और एक प्रकार का जो समाधि का जो स्वरूप है कि हम उसको उस पराकाष्ठा को छू लेते हैं और ईश्वर में एक उस क्षण के लिए ऐसा लगता है कि आत्मा जो है मिल गई है परमात्मा से उस वक्त। तो एक असली कोई भी कलाकार हो अपने विधा में अंत उसका जो है, उसका अंतिम ध्येय रहता है कि एकदम एकाग्रचित होकर के एकाग्र हो जाए, एक हो जाए जी। उसके लिए। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर, वो कि कैसे शुरुआत हुई। जी, मेरा परिवार, मैं तो कोई खानदानी कलाकार के परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिताजी सिविल सर्वेंट थे, मेरी माँ एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली में से थी और फिर वो खुद भी सोशल सर्विस और राजनीति में थी, और उनके पिताजी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े ज़मींदार थे और 1922-23 में उस ज़माने का सेंट्रल असेंबली, जो उस ज़माने का पार्लियामेंट था, उसके मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर। तो इस तरह का वातावरण था, लेकिन इस वातावरण में हमारे घर में और मेरे माँ के घर में हमेशा जोर रहा था कि हर बच्चा और हर व्यक्ति जी, वो हमारी संस्कृति के हर छोर से वाकिफ़ हों और उसमें पूरी उनकी समझदारी हो। जैसे कि हमारे यहाँ की दर्शन शास्त्र, हमारा साहित्य संस्कृत और हिंदी साहित्य, तो मैं दर्शन शास्त्र और संगीत और हिंदी साहित्य, जो संस्कृत और हिंदी साहित्य के साथ पली बढ़ी हूँ। और तो इस तरह का मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी उस समय तक तो पढ़ा नहीं था, अब पढ़ा है, लेकिन उस समय तक पढ़ा, लेकिन मैं कंठस्थ था 11वां अध्याय भागवत गीता का, क्योंकि माँ रोज़ मेरे लिए गाती थी
और पता नहीं क्यों 11वां अध्याय में मेरा वो है, तो वही मुझे कंठस्थ है कि स्थाने हृषिकेश अथवा प्रकृत्या जगत प्रहर्ष तनुरज्यते ना, मैं गा करके पूरा बोल जाऊंगी जी। तो ये वातावरण था घर में। और आगे चलते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपना कुछ स्व लेकर के जन्म लेता है, और हर बच्चे की तरह ऊर्जा होती है, हर बच्चे में बहुत ऊर्जा होती है। तो मैं भी उसी की तरह थी। तो फिर माँ बाप हमें हंसते थे कि तुम्हारा माँ, अब मैं क्या करूँ से हम इतना घबरा गए थे। तो माँ ने कहा नाचो, तो हमें फिर वो ले गई साधना बोस जी के पास, क्योंकि मेरे पिताजी का उस समय पोस्टिंग कलकत्ते थी, तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ था, मेरी छोटी बहन का भी जन्म वहाँ हुआ, तो वहाँ ले गए। तो साधना जी उस ज़माने की तो एकदम टॉप डांसर एक्ट्रेस थी। तो वो थी केशव चंद्र सेन की पोती जी। तो फिर उन्होंने कहा मुझे देखते कि कुलेर वाचन ये शो, यानी गोद का बच्चा लेकर आई हो। और लेकिन फिर वो गोद का बच्चा उनके लिए बहुत प्यारा हो गया, क्योंकि मैं एकदम जैसे मुझे लगा कि मछली को पानी मिल गया है, उसे जीवन मिल गया है। मुझे अगर माँ ने जीवन दिया था मेरे पैदाइश से, लेकिन एक दूसरा जीवन देने वाले उस दिन था कि जब मैं नृत्य के क्षेत्र में आई और मुझे लगा कि मुझे सांस मिल गया है, आत्मा मिल गई है। और तब से आज तक वो सांस, वो आत्मा मेरे साथ है। शोभना जी, इस सफ़र में साधना जी के बाद किन किन गुरुओं का सानिध्य मिला और कैसा अनुभव रहा, वो भी ज़रूर साझा करें। ज़रूर। साधना जी ने बहुत प्यार से बेसिक्स थे तत् और जो भी हम लोग बचपन में करते हैं, उसके बाद मेरे पिताजी का तबादला बॉम्बे हो गया और वहाँ गुरु कुंदन लाल सिसोदिया, और उन्होंने भी इतने प्यार से और मेहनत के साथ जो एक फाउंडेशन होता है उन्होंने दिया। और फिर जब मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हुआ तो यहाँ गुरु बिरजू महाराज, तो मैं महाराज जी के सानिध्य में थी, आई 1964, तो फिर एंड ऑफ 63, अर्ली 64, और उसके बाद वही हूँ। तो मेरे लिए तो इन तीनों गुरुओं के अलावा तो मैंने कहीं चौथे की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ मुझे मिल गया था। आज जैसे हम लोग होते हैं ना बच्चे लोग कि उन लोग, मैं कहती हूँ गुरु शॉपिंग जाते हैं लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ गुरु मैंने बदला, क्योंकि पोस्टिंग्स अलग थी, लेकिन मेरे लिए तो ये तीन ईश्वर हैं। और इसके साथ साथ मैं दो गुरुओं का नाम ज़रूर लूँगी जी। वो है मेरी माँ, सबसे पहली गुरु, और नैना देवी। नैना देवी साधना जी की वो उसकी छोटी बहन थी, बहुत बड़ी गायिका थी, ठुमरी गायिका। तो सभी स्किल्स और मुझे यहाँ तीनों गुरुओं से मिले और महाराज जी से मुझे मिला कि एक एस्थेटिक्स ऑफ डांस क्या है, डांस के हर अंगों में भाव और खूबसूरती क्या है, लेकिन उसकी डिटेलिंग, फर्दर डिटेलिंग, जो माइक्रो डिटेलिंग होती है, मेरी माँ और साधना जी का था, नैना देवी का दिया हुआ था। क्योंकि वो किस तरह से कि आप किस तरह से रस में डूबिए, साहित्य को किस तरह से पहचानिए, साहित्य के पात्रों को पहचानिए, सब कुछ पहचानिए और फिर कर दिखाइए। शोभना जी, थोड़ा सा आगे बढ़ें और मैं जानना चाहूँगा, एक IAS ऑफिसर की नौकरी आपने की है और उसके साथ साथ नृत्य को लेकर चलती रही हैं। आपने कहा कला मेरे जीवन में पहले आया, बाद में आप फिर साइंस की स्टूडेंट भी रहीं और IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लंबे वक्त तक नौकरी, उसके साथ साथ ही कथक नृत्य। ये सामंजस्य बिठा पाना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितनी ऊर्जा देता है, ये भी ज़रूर बताएं। मेरे लिए
जो मेरी सर्विस करियर रही है जी वो एक एक्सटेंशन था जो मैं बचपन से करती आ रही थी, जी क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड आती रहती थी। तो और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो फिज़िक्स में बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स, एमएससी फिज़िक्स, फिर पीएचडी कर रहे थे फिज़िक्स, CSIR के जूनियर फेलो भी थे। तो ये सब रहा। तो जब मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया तो मेरे लिए तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, क्योंकि हमेशा ही दोनों करती आ रही थी। तो और ये भी तो मेरे लिए एकदम स्वाभाविक तौर से ये सिविल सर्विस और नृत्य हो गया। पहले पढ़ाई और नृत्य था, अब सिविल सर्विस और नृत्य। और दोनों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ पाया है दोनों से। अगर सिविल सर्विस है या पढ़ाई है या सिविल सर्विस है, इसे कि आप किस तरह से जीवन को देख सकते हैं, और एक जीवन को देखने और जीने की प्रक्रिया एक अलग किस्म की है। लेकिन नृत्य ने दिखाया कि हर चीज़, अगर आपके पैर जो है ज़मीन पर रहने चाहिए जी, आपके सर जो है आपके कंधों पे रहने चाहिए। औहदा और पद का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है इंसानियत का, इंसान का, इंसानियत का, आपकी भावनाओं का, आपकी सेंसिटिविटी और ह्यूमन कंसर्न, संवेदनाशीलता की। तो फिर ये सब नृत्य ने सिखाया, एक गहराई जो है। और दूसरे और सिविल सर्विस ने सिखाया कि अगर ये सब है तो आप किस तरह से वो समाज के लिए कर सकते हैं। लेकिन पद पर कभी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक कि ये दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि पद तो चली जाएगी जी, लेकिन जो नृत्य ने सिखाया कि आप मानवता और इंसानियत, संवेदनशीलता के साथ आप किस तरह से जीवन बिताए, वो आपकी आखिरी सांस तक रहे। बिल्कुल। और कलाएं तो जो मन का दानव है उसको निकाल कर हमें मानव बनाती हैं। असल में तो शोभना जी कला वही है, और कोई भी कला हो अंत में वो वहीं पहुंचा देती है जिसकी आप बात शुरू में कर रही थी, उसकी प्राप्ति क्या होती है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, और मैं देखता हूं जब आपको लंबे वक्त से साहित्य पर बड़ा काम है। आप एक तरफ संत कवित्रियों पे आपने काम किया है, आप गांधी पर भी आपके प्रोजेक्ट हैं, बुद्ध पर भी प्रोजेक्ट हैं, मुझे याद आ रहा है विवेकानंद पर भी प्रोजेक्ट है, यशोधरा पर, रमणा महर्षि जी, यशोधरा पर है। मैं जो साहित्य से जो आपका लगाव है, मैं दर्शकों को बताऊं कि बिहार से आप ताल्लुकात रखती हैं, और बंगाल में जन्म हुआ है। बहुत कुछ, कला को तो बहुत कुछ दिया है बंगाल की धरती ने भी, बिहार की धरती ने भी, क्योंकि हमारी जितनी पुराने ज़माने की ब्रह्मवादिनी थी, जी बिल्कुल, और जितने भी लोग थे सब बिहार के थे। आम्रपाली और डांसर्स में भी सबसे जब भी नाम आता है आम्रपाली का, शालवती का आता है, वो सब बिहार की थी। बिल्कुल। तो बहुत सारी स्त्रियों ने इन कलाओं को ही समृद्ध नहीं किया है, जागरूक भी किया है, चेतना भी भरी है। उसके बारे में कुछ ज़रूर कहें हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले मैं कहूँगी कि जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हमारे यहाँ भारत में भले ही आज हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं का ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको निकल के आना चाहिए। 60s में मैंने देखा था, वो उस समय हम लोग टीनेजर्स थे 60s में, कि एक फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, और ये तो, लेकिन वो सब था थोड़ा सा अग्रेसिव जी। लेकिन हमारे यहाँ तो औरतों ने एक बहुत ही प्रमुख भूमिका हमेशा निभाई है जी। जैसे कि आपने ही कहा, अगर आप आम्रपाली की ही बात कर ले जी, तो आम्रपाली ने बुद्ध के साथ तर्क किया था। बिल्कुल उनकी डिस्कशंस होते थे,
वार्तालाप होता था, डायलॉग होता था। जी। उसी तरह से शंकराचार्य के साथ जब मंडन मिश्र और उनकी पत्नी और जितने भी थे, हमारे इतने सारे हैं, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, आप पूरा देख लें, वो किस तरह से ऋग्वेदों के कई सूत्रों, कई श्लोक सूत्र औरतों महिलाओं ने लिखा बहुत है। सारी ऋचाएं, बहुत सारी ऋचाएं हैं ऋग्वेद की, जो और जिसको हम आज वैसे ही वो उसका उच्चारण करते हैं और उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन वो महिलाओं का लिखा हुआ है। उसी तरह से हर विधा में ले लीजिए, महिलाएं थीं। और पुराने ज़माने में महिलाओं में ये फ्रीडम भी था कि वो उपनयन जो है सेरेमनीज़ कर सकती थी, लोग हर चीज़ की सेरेमनीज़ कर सकती, पंडित का काम करती थी, जो आज हम एकदम कंपार्टमेंटलाइज कर दिए हैं कि ये सिर्फ पुरुष करेंगे और ये महिला करेंगे। वैसे नहीं था। लेकिन हाँ, एक दौर आया कि जब ये सब कहीं ना कहीं या तो लुप्त तो नहीं हुआ, लेकिन पीछे हट गया। लेकिन आज हम फिर वापस देख रहे हैं। तो महिलाओं का हमेशा बहुत ही सशक्त स्वरूप था। जी। और हमारे लिटरेचर में, हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, जो उसमें हमेशा दर्शाया गया है उस सशक्त स्वरूप का, उस एम्पावर्ड वेमेन का, जो आज एक नया शब्द आ गया एम्पावर्ड। लेकिन हमारी महिलाएं तो हमेशा एम्पावर्ड थी। अगर हम देखें स्वयंवर का भी जी, तो स्वयंवर में एम्पावरमेंट है, क्योंकि महिला को दिया गया था ये राइट कि आप अपना वर खुद चुनिए और आप जो है, और उन लोग तो आज तो ऐसा अगर हो जाए कोई महिला अपने आप, तो फिर शायद कहीं कहीं किसी हमारे देश के किसी कोने में उसे बुरा मानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं था, हमारे यहाँ तो ये सब रीति रिवाज थी। तो यही दिखाता है कि हम लोग कितने सशक्त थे। लेकिन इतिहास में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं और हमें सीखना चाहिए। लेकिन शायद हम लोग मानव हैं, तो हम लोग सीखने में ज़रा थोड़ा सा ये तो कहीं ना कहीं अब आ रहे हैं आपने यशोधरा की बात। जी हाँ, जब मैं पढ़ रही थी, और क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मली हम सिर्फ कृष्ण राधा की बात करते हैं, शिव पार्वती की बात कर रहे हैं या तो कृष्ण राधा, लेकिन हमारे लिटरेचर, अगर हमारे जितने भी साहित्य को ले लीजिए, चीज़ तो वही है। कृष्ण राधा का अगर एक स्वरूप है और वो एक भावना है, और वो भावना तो हर एक में भी है। वो एक यशोदा मैया और बाल कृष्ण के बीच में जो संबंध है, जो नटखटपन है बाल कृष्ण का, वो तो हर बच्चे में दिखता है। बिल्कुल। हर माँ और हर बच्चे में दिखता है वो उस तरह का संबंध। वो हर बच्चे और हर दोस्तों में दिखता है कि सब आकर के माता जी को कंप्लेंट करेंगे कि भैया आपका बेटा बड़ा ही या बेटी बहुत ही शैतान है। तो अब फ़र्क क्या हुआ? वो आज आपने नाम कुछ और दे दिया, हो सकता है नाम विशाल हो गया हो और उनके कृष्ण की जगह, तो फिर लेकिन चीज़ तो वही है। बिल्कुल। तो आगे जब बढ़ रही थी, जब मैं इतने सारे और साहित्य का, क्योंकि घर में माहौल था, वातावरण था, रोज़ हम कालिदास पढ़ रहे हैं, तो भास पढ़ रहे हैं, तो फलाना पढ़ रहे हैं, ढिकाना पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा और यशोधरा रचना पढ़ी, झरझर झरझर आंसू, मुझे लगा कि मैथिली शरण गुप्त बेशक पुरुष थे, लेकिन उस पुरुष आकृति में उनमें महिला को समझने बूझने की पूरी क्षमता थी। बिल्कुल। क्या उस महिलाओं पर वो उसी तरह से उनका साकेत था, उसी तरह से हर। और जब तो मेरे लिए जब मैं करती हूँ, अगर पेश करती हूँ, और अगर मेरी अपनी
थॉट्स को मुझे व्यक्त करना है, अपनी सोच को व्यक्त करना है, मेरी फीलिंग्स को व्यक्त करना है, तो मैं सिर्फ नृत्य के ज़रिए करती हूँ। तो वहाँ मैं खुद हूँ, मैं हूँ। और तो अब फिर जैसे कि, और मुझे लगता है जब मैं यशोधरा करती हूँ और तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो उनका समर्पण, उनकी तपस्या, उनका त्याग, वो तो कहीं और वो तो बहुत ऊंच हो गई है। वो शायद बुद्ध भगवान को भी शायद एक बार सोचना पड़ेगा कि ये उनकी पत्नी यशोधरा का ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग। बिल्कुल। और सखी, मैं उसको काट छांट के बोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो सभी लोग सखी वे मुझसे कह कर जाते, मैं उसकी एडिटेड फॉर्म में स्टेज पर करती हूँ। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ने, हमें भेजती रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। क्या बात। ये जो है, और ये जो मार्मिकता है, ये मुझे लगता है मैथिली शरण गुप्त को तो महान बताती ही है। बुद्ध से कहीं आगे यशोधरा निकल जाती हैं। और मुझे याद आता है उसको पढ़ते हुए, शोभना जी, जब बुद्ध भिक्षा लेने आए हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो यशोधरा कहती भी हैं कि वह चलकर आए हैं, इतना तो दो पग उनको है कितना, जिस द्वार पे छोड़ के मुझे और राहुल को गए थे, आके ले जाएं वहाँ से। हाँ बिल्कुल, वहाँ मैं भिक्षा दूंगी आए। और फिर जब वो भिक्षा लेने आते हैं, आप देखिए कि राहुल को वो दे देती हैं। ये बड़ा सा समर्पण, ऐसा समर्पण मतलब अद्भुत है। मुझे लगता है कि अगर राम कथा पर या अध्यात्म पर लिखा तुलसी के बाद अगर किसी ने आधुनिक युग में, वो सच में आधुनिक हुए मैथिली शरण। जैसे सीता भी, सीता के लिए हम लोग बहुत कुछ कहते हैं। देखिए उनका एक तरह से स्वाभिमान था, वो अपने सोचने की क्षमता थी कि जब लवकुश को वापस जाना था तो वो उन्हें भेजती, लेकिन खुद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती हैं। तो एक इनर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर था। और मैं कहूँगी कि जितनी महिलाएं हैं, आम्रपाली जी, जो कि उनको एक रानी का पदवी एकदम ऐसे मिल रहा था, लेकिन इनकार कर देती हैं क्योंकि उनमें अपने वैशाली के लिए जो भावना थी, सब कुछ त्याग देती हैं जी। और किस तरह से, और फिर वो बौद्ध संघ में चली जाती हैं। तो ये जितने भी हमारे उदाहरण हैं, इसी तरह से जो संत लोग हैं, जितने भी हमने 13 संतों पर किया था, जिसमें अक्का महादेवी है, अवैयार है, गंगा सती है, पड़बाई है, मीराबाई है, बहनाबाई हैं, मुक्ताबाई हैं, कश्मीर की ललदेद हैं, सभी लोगों ने एक निर्भय स्वरूप अपना दिखाया है। और एक कि मैं सोचती हूँ, मैं कह रही हूँ, और उस पर मैं अमल हूँ, अटल हूँ। और वो है बेसिकली कि सच्चाई, मूल्य और जो ये हमारे जो हम लोग मैन मेड जो हम भेदभाव हैं और रिचुअल्स हैं, उससे कहीं आगे हैं, बहुत बहुत आगे हैं। मुझे लगता है तभी ये कवि साहित्यकार भी आधुनिक कहला पाए। आपने सीता का बहुत सुंदर जिक्र किया, और साकेत पढ़ते वक्त जब सीता कह रही हैं कि निज सौज सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन पाया, उस कुटिया में वो राजभवन को देखती हैं और कहती हैं वो किस तरह से राम के पीछे चल रही हैं, लेकिन खुद का भी स्वाभिमान है वो। और फिर मुझे तो लगता है कभी कभी वो राम या राजमहल के लिए नहीं कुछ कर रही हैं, लोक के लिए कर रही हैं, लोगों के लिए वो गई हैं। और बहुत सुंदर वहाँ पे गुप्त जी का जिक्र आप जो कर रही थी, उसमें वो लिखते हैं कि प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर,
क्या बात। होकर न धन की बिल्कुल। ओर है राम जन की ओर। बिल्कुल। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो उनका है ना, बिल्कुल। राम का जो दर्शन है बिल्कुल। वो लोगों के लिए है, वो राजमहल और अभी जिस तरह की सियासत है आप देखिए राम को लेकर, वो दर्शन तो राम का नहीं है। राम तो बिल्कुल वल्कल वस्त्र धारण कर बिल्कुल। और आगे, और आप पूरा साहित्य आप मंच पर प्रस्तुत कर रही हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हम सब मना रहे हैं। गांधी का योगदान हम सब मानते हैं, बड़ा योगदान है आज़ादी को दिलवाने पर। एक बड़ा काम भी आपने गांधी के लिए किया है, उस प्रोजेक्ट पे किया है। और आपने शुरुआत में बात की कि जो महिला सशक्तिकरण जो शब्द आया, एम्पावरमेंट, हमारे यहाँ महिलाएं पहले से बहुत सशक्त थीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, बहुत सारे आक्रमण हुए इस देश को, तो बहुत सारे लोगों ने इस देश पर राज किया है और हमारी संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ उनके आने जाने से क्षतिग्रस्त भी हुई। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, इस तरह की बातें तो रही हैं। फिर भी हम बार बार उससे उभरे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति लिए काम करते रहे हैं। इन कलाओं का बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। हम बुद्ध पर बात कर रहे थे, मैं गांधी की तरफ रुख करूँगा और मैं चाहूँगा कि गांधी पर भी आप अपने विचार दें। मैं गांधी मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जी, जिनके हर एक एक्शन में कोई न कोई सीख है। जी, हम लोग बहुत, अब मैं अपनी बात कह रही हूँ कि हम जब पढ़ते हैं तो कभी कभी उस वक्त पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। उनके पौत्र प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, जो बहुत बड़े फिलोसोफर, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और बुद्धिजीवी थे, वो मुझे छोटी बहन मानते थे। तो वो हमेशा कहते थे मेरी बड़ी बहन है तारा, तो तुम मेरी छोटी बहन हो। तो वो सितारा मुझे बुलाते थे, या तो सितारा बुलाते थे या घर का पुकारने का नाम मेरा पुतुल है। जब किसी दिन शोभना उन्होंने बुला लिया तो मैंने कहा कि मैंने उनको कहीं, वो मुझसे रूठे हुए हैं। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि रंभा कौन है। मैं तो नृत्यांगना हूँ। मैंने कहा ये कौन सी बड़ा सवाल आपने किया है कि रंभा कौन है, वो तो अप्सरा थी। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने कहा था ना कि तुमने मेरे ये हमारे दादाजी का जीवनी पढ़ी हो और एनाटॉमी हो, तो फिर उसमें बताओ, इन माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में। अब मैं चुप, उसमें कहाँ है। तो रंभा एक छोटा सा पैराग्राफ है, शायद 6-8 सेंटेंसेस का है, और जिसमें है वो लिखते कि जब वो छोटे थे तो उनको सर्प और भूत, आत्मा, प्रेत से और ये सब से बहुत डर लगता था। तो वो तो भाइयों से डांट खाते थे, पिता से डांट खाते थे, भाइयों से मजाक करते थे, पिता डांट खा। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, शायद 7-8 साल के थे। तो वो अपनी, अब अनसेड है कि वहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि अनटचेबल मेड सर्वेंट है रंभा। अच्छा। अब रंभा को कहते हैं, तो रंभा कहती क्यों बेटा, क्यों डरते हो, राम का नाम लो और भक्ति के साथ राम का नाम लो। तो उन्होंने कहा मैं उस दिन से राम का नाम ले रहा हूँ। क्या राम के नाम से मुझे शक्ति मिल रही है कि मेरा अटूट विश्वास है कि रंभा तो गलत हो ही नहीं सकती है, और वो जो उन्होंने जो मुझे सीख दी है, मैं आज उस सीख के सहारे पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो एक तरह से उन्होंने रंभा को अपना गुरु माना है जी। कि अब कितनी बड़ी बात है। एक और जगह रामू भाई ने कहा कि जब वो खेल रहे हैं, कह के रंभा मुझे ये चाहिए, तो वो बेचारी देख रही, तो कह रही कि वो छू देते हैं। तो कहती, रंभा कहती मुझे छुओ मत। तो कहे क्यों, तो इसे मैं अछूत हूँ। तो कहे कि कौन अछूत, तुम तो अछूत नहीं हो, मैं तो तुमको छू सकता हूँ जी। सिर्फ ईश्वर अछूत है क्योंकि मैं छू नहीं सकता जी। क्या तो बात। कितनी बड़ी बात वो कह गए। और ये सब चीज़ें तो हर एक छोटे छोटे उनके वाक्यों में, उनके जीवन के इंसिडेंट से, उनके काम से आदमी अगर चाहे तो कितना चीज़ सीख सकता है। और किस तरह से उन्होंने
हम लोग को चाहते तो वो भी सूट बूट पहन करके अपना वो सब कुछ कर सके, लेकिन वो आम आदमी के साथ उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, सबको साथ लेकर के चले। जिस तरह से राम का नाम वो पूरे जीवन एक मंत्र की तरह लेते हैं, तो राम का जो आचरण है शोभना जी, वो भी अपने जीवन में उतारते हैं। हम अभी बात कर रहे थे राम के वन जाने की, लौटने के बाद भी जब वो राजा बन जाते हैं और सीता का निष्कासन हो जाता है महल से, आप देखिए राम जो है वो धरती पर सोते हैं। धरती पे सोते, बिल्कुल धरती पे और कभी दोबारा उन्होंने किसी और महिला की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम। मुझे आप गांधी पर बात कर रही थी और उनके मूल मंत्र मुझे ध्यान बिल्कुल सामने वो छवि की जिस तरह से आचरण राम का है। असल में तो फिर वही बात मानी जाएगी ना, जो गुरु का अगर आप आचरण कर पाते हैं तब तो लगता है आप उनको गुरु मानते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है और बहुत सारी कुछ नई बातें भी उनकी आत्मकथा से आपको उनसे पता चली, बहुत आपने साझा की। और उसी तरह से विवेकानंद जी, मैं वहीं आ रहा था, विवेकानंद पर भी जरूर, क्योंकि हमारे रामू भाई जब भी मेरे लिए ये सब प्लेज वो मेरे लिए लिखते थे और वो खुद बोलते थे और मैं उस पर नृत्य करती थी। क्या बात है। तो विवेकानंद जी पर अब हम लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं लेकिन फिर तो अब उसमें जब उन्होंने कहा मैं क्षीर भवानी गया तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मूर्तियाँ खंडित हैं, और तो वो मेरे से ऐसा रहा गया कि आप हैं ही नहीं देवी, आप माँ तो हैं ही नहीं, आपने अपने आप को तो बचाने की कोशिश भी नहीं की, बचाया भी नहीं। आक्रमण से के जो लोग आए थे तो उनको ऐसा लगा कि देवी माँ खुद उन आवाज़ वो कह रही हैं कि तुम कौन हो बोलने वाले, तुम तो अपनों को ही मना कर देते हो और कि वो मुझसे मिल नहीं सकते हैं, और उनको मार काट करते हो, लेकिन ये तो बाहर के लोग हैं, वो तो हमारी चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो वो अगर करते हैं तो मुझे कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन तुम तो अपने आप को कर रहे हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो इससे तब वापस वो आ गए। फिर एक और है कि जब वो खेतरी में, जब वो एक खेतरी के महाराजा ने कहा कि स्वामी जी ये गायिका हैं, बहुत बड़ी गायिका हैं, आप शाम को गायन सुनिए। तो उन्होंने कहा एक तरह से कि भाई मैं तो स्वामी हूँ, मतलब एक उनके ऐसे था कि और ये मैं गायिका और ये सब को, तब जब उनकी आवाज़ सुनी और जो प्योरिटी उनकी आवाज़ में थी और जो पुकार थी जो कि जा कर के ईश्वर को ऐसे लगी, उनको लगा कि यहाँ लग रही है कि प्रभु मेरे अवगुण से न धरो, और जो कह रही थी मैं कौन होता हूँ कि किसी पर ये अपना एक ये करके ये ठीक है ये गलत है। आत्मा उसकी ज़्यादा प्योर है बनिस्बत मेरे, क्योंकि मेरे में थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन थी। अब ये सब चीज़ें हैं जो स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाता है, बिल्कुल, और उठा कर ले जाता है। और इन बातों को मंच के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाना चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि वो सब कुछ स्वयं में समाहित करना और फिर उसी तरह से उड़ेल देना मंच पर। किस तरह से श्रोता भी जितना जिसका पात्र है वो कहते हैं वो लेकर जा पाता है। लेकिन सुनते हुए मुझे वो इतनी सुंदर अनुभूति हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि देखने वालों के लिए कितना सुंदर वक्त होता होगा वो। मैं कहूँगी कि उस समय देखने दर्शकों में भी लोग उठ कर के लोगों ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं इसको समझ पाए, दोनों ही प्रोडक्शंस में। क्या बात है, ये बड़ी बात है इस तरह की प्रस्तुतियाँ। मैं मंचीय प्रस्तुति से थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और बीते दिनों एक फिल्म आती है आवर्तन जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों से जिक्र करें। किस तरह का काम था और कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बहुत ही अच्छा था, और वो कॉन्सेप्ट था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, सब कुछ जो था वो
गया की दूरबा सहाय हैं जी उनका है। और वो जब आई तो ये कहने लगी कि ये है, अब उसमें बहुत ही एक्चुअली साइकोलॉजिकल है, और जो आप और हम और सभी में कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में आता है, हर एक के जीवन में कि आता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जी आप कुछ कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हम तो ये, और जब जनरेशन गैप हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लाजिम है, आएगा ही आएगा। बिल्कुल। और कभी कभी ये भी है कि यंगर जनरेशन को बहुत जल्दी है जी आगे बढ़ने का, तो उन लोग शायद कहीं ना कहीं भावनाओं से को ठेस मारते हुए आगे बढ़ते हैं लोगों की, और पर्टिकुलरली गुरु और जो और लोगों की भावनाएं, तो सभी मिक्स्ड है जी। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यही है और यही है और यही है। कभी कभी गुरु भी इस, तो गुरु में भी थोड़ा सा ये आ जाता है कि भाई मेरी बनाई हुई है तो फिर, या बनाया हुआ है, ये तराशा है मैंने, एक हीरे पन्नों को तराशा है। तो अब वो जो पोजेसिवनेस आती है जी, वो इसमें भी, और एक आकांक्षा जो है ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा कि हम ओवरनाइट बन जाए। तो ये सब जो कश्मकश है, ह्यूमन रिलेशनशिप में कश्मकश है, ये हमेशा देखा गया है, आज भी है और कल भी रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और दूरबा सहाय ने बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने इस पर फिल्म बनाया है, और एक उन्होंने कथक के गुरु नृत्यांगना लिया, उनके भी गुरु, और फिर वो गुरु, और फिर एक आज की जनरेशन। तो वो 3 पीढ़ी को लेकर के चल रही थी। बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है और ऑथेंटिक जी। उन्होंने इनफैक्ट, मुझे याद है कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में के प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ मैं उनके साथ गई थी, नहीं तो नॉर्मली बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म जा रहा है जी। तो फिर मैं गई थी, तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपने पॉपुलर जो स्क्रीन के लोगों को क्यों नहीं लिया, और आपने पॉपुलर डांसेस क्यों नहीं किए, और इतने, तो कहे कि मुझे वो ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ऑथेंटिसिटी पे जा रहा हूँ। आज तो हम लोग ऑथेंटिसिटी को भूल रहे हैं जी। और वो ऑथेंटिसिटी में इतनी खूबसूरती है, इतना रस है, मैं उस पर तो बहुत ही ये बड़ा काम भी होगा, अलग तरह का काम होगा, और मुझे लगता है अगर इस काम से लोग सीख कर इस तरह के बहुत सारे काम होने लगें तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक बदलाव की जो है वो लहर तो दौड़ेगी। आपने बताया कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म दिखाई जा रही है, पसंद की जा रही है, लेकिन इसकी क्या कोई जानकारी है कि ये फिल्म कब तक हम तक पहुँचेगी? नहीं, आप दूरबा सहाय जी से पूछ लीजिए जी। थोड़ा सा अभी हम जब स्त्री विमर्श और एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, आपको कभी ऐसा लगा, चूँकि बिहार और बंगाल इन 2 जगह से आप आती हैं और स्त्री हैं और मंच पर कार्यक्रम मैं बिहार से आती हूँ, बंगाल में तो मेरा जन्म हुआ है जी। बचपन मेरा बम्बई में बीता, उसके बाद तो दिल्ली में है, ससुराल तो ऑस्ट्रिया है, लेकिन मैं मूलतः बिहार की हूँ। तो आपको कभी लगा कि एक स्त्री होने के नाते मंच पर नृत्य करना कुछ असहजता हुई, या समाज से कुछ नकारात्मक सुनने को मिला हो, कोई मुश्किलें? ऑफ कोर्स, मेरा जन्म तो उस ज़माने में हुआ था, आज तो एटलीस्ट ज़माना बदल गया है। आजकल माँ बाप चाहते हैं शहरों में और छोटे गांव में भी, और ये कि जो, लेकिन वो भी अभी पॉकेट्स भी है, अभी वो भी पॉकेट्स में है कि आप शहर में भी आपको पॉकेट मिलेंगे जो बुरा मानते हैं, लेकिन ऐसे पॉकेट्स हैं कि जो बहुत प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन उस ज़माने में 1950 में कहाँ वो कोई ज़माना तो बिल्कुल अलग ही था। और जी हाँ, आप ठीक है, शौकिया तौर पर आप कर रहे हैं, लेकिन एक
नेगेटिव रूप में देखा जाता था अगर आपने, और मैंने जाहिर ये अपना इच्छा जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि मैं नृत्यांगना बन रही हूँ। तो फिर तो मेरा जीवन समर्पित है नृत्य में। तो सुनने को बहुत, मुझसे ज़्यादा मैं तो छोटी थी लेकिन मैं बोलती थी और मैं करती थी, उस पर काम डट के कर रही थी, अपना नृत्य कर रही थी। और लेकिन लोगों को, समाज को कहने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी, मैं वहाँ भी फर्स्ट आ रही थी, फर्स्ट सेकंड, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म का जगह नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनने को मिला। और मुझे एक वाकया याद है, 1963 या 64 की बात है, और दिल्ली की ही बात है, और कि आकर वेल विशर्स ही, देखिए समाज में बहुत वेल विशर्स होते हैं, तो वेल विशर इन्वर्टेड कॉमर्स में वेल विशर्स होते हैं। तो वो वेल विशर्स आकर के कहा कि भाई आप नारायण साहब, मिसेस नारायण ऐसे है, नहीं तो लड़की इसकी शादी नहीं होगी, उनको शादी की बड़ी फिक्र थी कि शादी नहीं होगी, और लोग ऐसे कहेंगे और वैसे कहेंगे, और आपकी नारायण साहब और मिसेस नारायण ने अपनी लड़की को फलाना बनाया। तो मेरे पिताजी तो चुप रहते थे, वो बहुत ही कम अल्प शब्दों के व्यक्ति थे। माँ ज़रा बोलती, तो उन्होंने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ कर के कह रही हूँ, आप मेरे यहाँ अतिथि हैं जी, आप तो फिर मैं अभी कुछ नहीं, लेकिन ये मेरा बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल से अगर आप बाहर चले जाइए तो वो पब्लिक स्पेस है, आपको जो कुछ भी बोलना है ज़रूर बोलिए ज़रूर बोलिए, लेकिन मेरी बेटी अगर नृत्यांगना बनना चाहती है, हमारा सपोर्ट है, क्योंकि बस सिर्फ ये है कि अगर वो अपना वैल्यूज़, मूल्यों के साथ एथिक्स और मॉरल्स को कायम रखेगी, तब कुछ नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं है, और वो करें। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि क्या और भी क्षेत्र जो आज हम ठीक समझ रहे हैं, क्या आपके दादाजी के वक्त वो ठीक समझा जाता था? वो भी नहीं। तो बदलता है, और ये लेकिन आचरण अपना अच्छा होना चाहिए, अपनी व्यवहार, अपना आचरण, अपना मूल्य, और ये तब वो फिर उससे प्रोफेशन को भी मिलेगा। अगर जिस दिन ये बेटी का ख़राब हुआ तो वो खुद भी बदनाम होगी और प्रोफेशन को भी बदनाम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू में आपने बात भी कही, जो कलाकार है ना, वही बन पाता है, उसके अंदर वो मानवता, वो विनम्रता, वो सहजता का गुण हो, वो तो बचा लेने की ज़रूरत है, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ और बहुत कुछ शायद दे पाएंगे। और आप दे भी रही हैं, मुझे लग रहा है, जो माँ का उस वक्त आत्मविश्वास था, जो मनोबल आपको दिया, आज हम उसे शोभना नारायण जी के रूप में देखते हैं। एक बड़ा योगदान, आपने शुरू में बात भी की, पहली गुरु तो वही थी। और सही बात है कि परिवार से जो माहौल मिलता है, हम बार बार भले दोष दे लें कि सिनेमा ने ख़राब किया, राजनीति ने ख़राब किया, समाज ने, लेकिन परिवार में जो नींव, जो बीज बोया जाता है, वो ख़ास मायने रखता है। एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा था बार बार, बहुत सारे शागिर्दों ने बिरजू महाराज जी से सीखा, वो संपूर्ण हैं नृत्य में, लेकिन शोभना नारायण जी बिल्कुल अलग सी दिखाई देती हैं। सब लोग एक तरफ और शोभना नारायण एक तरफ, क्या कारण है या क्या राज है, मैं ये पूछना चाहूँगा। देखिए, ये मैं नहीं कह सकती, ये तो आप लोग देखिए, आप लोग अपना एनालिसिस कीजिए। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मैं नृत्य में भीगी हुई हूँ, मेरी आत्मा में नृत्य है, जीवन मेरी नृत्य है, सब कुछ नृत्य है, और साथ ही साथ साहित्य भी है, अपनी संस्कृति साथ साथ है, और एक गहराई में जाने की प्रक्रिया जो एक स्व का भी होता है और एक परिवार से भी मिला। तो वो तो मैं अपने आप को, मेरी सोच सब कुछ उसी में दिखती है। तो जो, और मैं क्योंकि ये ट्रेंड है, मैं कभी नहीं करती हूँ जी। देखिए, अगर वो होता तो फिर कुछ और भी मैं करती। मुझे जो
उस समय अच्छा लगता है मैं करती हूँ। और देख, जब 1982 में किसी ने पर्यावरण पर बात ही नहीं की थी, तब उस समय मैंने पर्यावरण पर किया। 1982, 83, 84 में किसी ने माइथोलॉजी को लेकर उसकी कॉन्टेम्प्रेरीनेस विजन से नहीं देखा था, उस समय मैंने किया। द्रौपदी दुशासन बस करो, क्योंकि आप और हम आज के दुशासन हैं। दुशासन बस करो, द्रौपदी धरती का चीर हरण मत करो, फिर द्वापर को दोहराने का दुस्साहस मत करो, दुशासन बस करो, बस करो, बस करो। उसी समय कालिया दमन का किया था कि पानीपत की हमारी शास्त्र कह रही है, पुराण कह रही है कि आप पानी पर जो है उसका संरक्षण कीजिए, उसको पोल्यूशन ना कीजिए, प्रदूषित ना कीजिए। लेकिन और कालिया तो वही एक प्रतीक है, लेकिन हम भूल रहे हैं। हाँ, तो उस समय फिर मैंने कहा, कहाँ छुपे तुम, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ छुपे तुम, कहाँ हो कृष्ण, काली वगैरह वगैरह, कालिया को नथने वाले, फलाना फलाना फलाना। बिल्कुल। और जिस तरह सामाजिक मुद्दों पर आपने काम किया, एक तरह से चेतना भरी है। हमने बहुत लंबी बात की स्त्री पर, आपने बहुत जागरूकता, पर्यावरण पर, जिस तरह देश के गांधी, विवेकानंद, आध्यात्मिक गुरुओं पर बहुत बड़ा सा काम है। गुरु शिष्य परंपरा से आती हैं शोभना जी, बहुत सारी शिष्य देश विदेश से आपसे सीख रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा को किस तरह से देखती हैं और अभी किस तरह से सिखा रही हैं? लंबे वक्त में क्या चुनौतियां आई हैं सीखने सिखाने की परंपरा में, उसका थोड़ा सा जिक्र करें। गुरु शिष्य परंपरा मेरे हिसाब से वो है कि गुरु ने शिष्य को उस कला या उस विधा की आत्मा जी, एक है टेक्निकल स्किल, तब तो मैं आचार्य हुई जी। अगर मैं आचार्य से बढ़कर के गुरु की पदवी लूँ तो फिर गुरु में वो उसकी आत्मा, उसके साथ मूल्य, सब कुछ साथ होना चाहिए। बहुत सारे शागिर्द हम लोग के समय में भी, हमारे गुरुओं के समय में भी, सब जगह, हर पीढ़ी में, हर युग में बहुत सारे लोग आते हैं उस पॉपुलेशन के हिसाब से, उस समय की। आज तो बहुत ही है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जी, और हमेशा रहे हैं, कुछ ही लोग होते तो उसकी आत्मा को अपने में बैठा लेते हैं और उस पर, वो है असली गुरु शिष्य परंपरा। वो ये नहीं है कि आपने जा कर के सिर्फ आप 24 घंटे बैठे हुए हैं और सीखा कुछ नहीं, वो आपने अब्जॉर्ब ही नहीं किया। और तो फिर वो अब्सॉर्प्शन तो आज भी मैं देख रही हूँ, मैं अपने शिष्यों में कह सकती हूँ, बहुत सारे हैं जो कि आवाजाही वाले हैं जी, लेकिन कुछ हैं जिसमें वो बात है, वो बात है, वो आगे उस परंपरा को ले जाएंगे अपने ही ढंग से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप कार्बन कॉपी बने जी। आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपकी अपनी एक भावना है, अपनी एक स्व है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको लेकर के, और उसकी जो जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी है, वो तो बेसिक तो फ्रेमवर्क होती है, लेकिन बाकी तो फ्लैशेस, जो मांस चढ़ता है किस तरह से, कई स्वरूप आ जाते हैं उसमें। विशाल भी बन गए, फलाने भी बन गए, शोभना भी बन गई, महाराज जी भी हैं, सभी लोग अलग अलग, लेकिन बेसिक तो वही है, ह्यूमन आदमी। तो उसी तरह से बेसिक्स रख करके आगे उसको किस तरह से अपना आइडेंटिटी को उसमें से उसकी खुशबू दे करके, लेकिन उसकी आत्मा से खिलवाड़ ना करते हुए जी, वो आगे, और वो आज बहुत लोग कर रहे हैं। इतने में से इतना करते हैं और हमेशा रहा है, इतने में से इतना ही करेंगे हमेशा, और वो आज भी वही है जो कल था, जो पहले था। बिल्कुल। शोभना जी, मंचीय कार्यक्रमों की हमने बात की, प्रोजेक्ट्स की बात भी हमने की, नौकरी की बात तो हमने की ही, लेकिन आपने लगभग 17 किताबें भी लिखी हैं नृत्य पर। उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहें हमारे दर्शकों से? मुझे आदत है शेयर करने का जी, कि मैं
खुले दिल से देती हूँ। सिखाती भी तो खुले दिल से सिखाती हूँ, जो भी सो खुले दिल से। तो फिर अपने में सीमित करके नहीं रखती कि ये ऐसे हो जाए, नहीं ऐसे नहीं। तो एक मेरे मन में हमेशा था, माँ से बात होती थी कि 60s के दौरान है कि उस समय कथक के प्रति ज़रा कि एक था, और उसमें शायद बॉलीवुड ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया है, एक नेगेटिव इमेज डालने का। तो अब वो, और मैंने कहा कि कथक अगर वो मिडिल ईस्ट से आया है तो नाम इतना संस्कृत का नाम क्यों है? जी, एक बेसिक क्वेश्चन है, लोग पूछते नहीं, लेकिन मैंने उस समय पूछा। माँ ने कहा कि वहाँ से नहीं आया, यहीं का है वगैरह। उस समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके कुछ 5 साल 8-6 साल के बाद, मिरेकल प्लेस ऑफ मथुरा, नॉवन हाइन का, और उसमें था कि कथकों का जिक्र महाभारत में है। मैं तो उछल पड़ी कि ये कहाँ है। तो फिर उसमें उन्होंने, तो मैंने कहा कि शॉर्टकट मारो। उस समय तो मैंने महाभारत पढ़ी नहीं थी, एक्सेप्ट जो माँ सुनाती थी वो, लेकिन वो तो सुनाना तो है कि छोटे छोटे अंश, लेकिन ये डिटेल रूप में। तो मैंने शॉर्टकट मारा। उस समय ब्लू इंग्लैंड लेटर होता था 10 पैसे का। तो वो उस ब्लू इंग्लैंड में हैंड रिटन मैंने एक चिट्ठी लिखी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो उसमें बड़ा, सबसे बड़ा ये है महाभारत का कॉपीज़ का। तो वहाँ लिखा। फिर लिखने के बाद तो सोचने लगे, वो सोचेंगे कि कौन सी है, किसने लिखा है, वो शायद वेस्ट पेपर बास्केट में चला जाएगा। ठीक है, 3-4 महीने कुछ नहीं, मैंने कहा गया, वेस्ट पेपर बास्केट में गया। लो एंड बेहोल्ड 4-5 महीने के बाद वहाँ से वही ब्लू इंग्लैंड लेटर, मेरी तो हैंड रिटन थी, वहाँ टाइप था जी, और टाइप में था बिल्कुल सही, कथकों का जिक्र है, आदि पर्व में, अनुशासन पर्व में, ये सब। तो उसमें उन्होंने टाइप करके दे दिया प्रेफरेंस। अब मैं तो उछल पड़ी। और ये भी मतलब है कि ये बाकी कथक से अलग है, क्योंकि ये अभिनय के द्वारा, मतलब कि हाव भाव के साथ कथा कहते थे। हाव भाव के साथ कथा कहना का मतलब कि नृत्य ही हो गया। तो मैं उछल पड़ी। तब फिर मैंने उस खोजने की कोशिश की, वो वर्सेस एक्चुअली मैं अपने खुद के आँखों से देख लूँ। और तो ये सब, और इसी तरह से जब मैं पटना म्यूज़ियम गई तो देखा कि वहाँ मौर्य काल की सब जितने भी स्कल्पचर्स थे वो 3 डायमेंशनल थे, 360 डिग्रीज। बाकी अब तो हम स्कल्पचर्स देखते हैं वो तो फ्रीजेज है, ऐसे पीछे तो हम देख ही नहीं सकते। हम आप इमेजिन कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन ये तो आप घूम करके देखें, पहनावा क्या। उसमें मैंने देखा कि वो लांग वाली तो कहीं साड़ी किसी ने पहनी ही नहीं है जी। और हमको एक आदत बन गई थी कि अगर हम देवी देवता के बारे में सोचेंगे तो जो राजा रवि वर्मा ने कैलेंडर आर्ट किया है कि लांग वाली साड़ी होगी वही होगा, लेकिन कहीं है ही नहीं। लांग वाली साड़ी तो बहुत बाद में आती है जी। वो बहुत ही शताब्दी बाद में आती है। तो ये आपकी मौर्य काल की है, 3rd सेंचुरी BC। और कहीं है उसमें जो नॉर्मल लहंगा टाइप है, और एक और की जिसको हम ऐसे कहें कि चूड़ीदार पैजामा जी, वो चूड़ीदार कुर्ता, मतलब पैजामा कुर्ता बोल दीजिए, लेकिन वो घेरेदार कुर्ता। मैंने कहा ये तो हम लोग का कथक में हम पहनते, ये भी लहंगा भी पहन रहे, ये भी पहन रहे, साड़ी भी पहन रही, ये तो एकदम हू बहू। और जो वो उसको पिरवेटिंग मतलब चक्कर लेती हुई नटी कह रहा है जी। तो फिर और वो तो ये सब फिर किसी एक हमारे एक और यंग संस्कृत एपिग्राफिक स्कॉलर थे, वो अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे कामेश्वर आर्काइव मिथिला में जी। तो जब मेरे साथ जो भी जुड़ जाता है ना, जहाँ उसको कथक शब्द मिलता है ना, तो
कॉपी वॉपी करके ले आते हैं कि दीदी ऐसा है, आप भी करेंगे थोड़े दिन के बाद। जी। तो फिर वो ले आए कि ये कामेश्वर आर्काइव्स का है और ये प्राकृत इंस्क्रिप्शन है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मैं और भी उछल गई। मैंने कहा जब ये सब आ रहा है तो मैं अपने को मैं क्यों सीमित रखूं, लोगों के साथ शेयर करूं। तो वहाँ से वो प्रक्रिया शुरू हुई। और आज 17 किताबें आपकी हमारे बीच में हैं और मुझे लगता है कथक करने वाले, समझने वाले लोग और जो समझना चाहते भी हैं, जो उस पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए वो बड़ी ज़रूरी किताब होगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मैं जानना चाहूँगा, आज के वक्त में जब आप बॉलीवुड का भी जिक्र कर रही थी, घंटों घंटों भर की परफॉर्मेंस होती है मंच पर एक कथक नृत्यांगना की, एक कथक नर्तक की भी, उसको 3 मिनट में बॉलीवुड प्रस्तुत कर दे रहा है। आपने कहा कि युवा बहुत तेज आगे भागना चाहते हैं और बहुत जल्दी कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कलाओं को साधना है तो धैर्य की ज़रूरत तो होगी, गंभीरता और समय भी चाहिए। आज की युवाओं को इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगी, जो कला को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या देखने के भी शौकीन हैं? मैं आज के युवाओं को देख करके कह सकती हूँ कि बहुत प्रतिभाशाली है जी, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, ऐसे टैलेंट से भरे हुए हैं, मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन जल्दबाजी भी है कि मुझे आज मैंने सीखा, कल मुझे फेमस बन जाना है, मुझे मेरा नाम ऐसे होना चाहिए, मुझे पैसे होने चाहिए, मुझे ये होने चाहिए। तो मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है जी, कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म ज़्यादा आ गया है। लेकिन जो कला के प्रति और वो जो भाव होनी चाहिए जी, वो पॉपुलर रूप से ज़्यादा आ गया है, वो कमर्शलिज्म, लेकिन वो गहराई नहीं है जी। तो इसीलिए वो हमेशा उनका मन विचलित रहता है। आप देखेंगे कि लॉकडाउन भी हुआ जी, सभी, ज़्यादातर मैं कहूँगी ज़्यादा एबरेशंस होते हैं, उसको उन्होंने दिया और वो कोई भी उम्र के हो, उन्होंने नए नए तरीके अपनाए और अपना सृजनात्मक जो वृत्ति के ज़रिए जो नई नई चीज़ें कर रहे हैं उन्होंने करके सबके सामने पेश किया। तो ये शक्ति है, ये उनमें जो गहराई है जी, ये गहराई हमारे शास्त्रीय कलाओं के से आती है। ये गहराई, ये संवेदनशीलता हमारे शास्त्रीय कलाओं से आती है। जब मैं कला कह रही तो कला एक ही सिर्फ नृत्य और संगीत नहीं है, उसमें सब कुछ समा जाता है। बिल्कुल। तो ये तो और शॉर्टकट से आदमी को सब कुछ मिल जाएगा जी, लेकिन मन की सुख शांति नहीं मिलेगी, मन विचलित ही रहेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है धैर्य से, और गुरुओं का सानिध्य तो ज़रूरी है। हमने लंबी बात इस पे की है। और वो अपने पसीने में जो आनंद है, हाँ बिल्कुल, वो शॉर्टकट से नहीं है मिलता, कभी नहीं आ सकता। बहुत सारे प्रोजेक्ट का जिक्र किया, लेकिन आगे आने वाले समय में एक बड़ी महामारी से हम सब उबर रहे हैं, और मैं तो कामना करूंगा कि अब वो ख़त्म ही हो जाए, सब कुछ पटरी पर आ जाए। इसके बाद क्या कुछ नया दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा शोभना जी से? देखिए, मैं कोई ऐसा देख करके तो जान नहीं रही हूँ कि ये मुझे दर्शक को नया चीज़ दिखाना है या ये करना है। उस वक्त जो मन में आता है, जो मुझे कहीं भी छू लेगा, कोई भी चीज़ छू लेगी और मैं नृत्य के ज़रिए ही पेश करूँगी। शोभना जी बता रही थी कि किसी भी कला को साधने के लिए असल में जितनी भी कलाएं हैं वो संपूर्ण वहीं पर होती हैं, मिलती एक ही स्थान पर आकर हैं, और वो हमें सिखाती हैं मानव बनना, विनम्र बनना, धैर्य रखना, धीरज रखना। शोभना जी ने बहुत सारी बातें की, आप सभी ने ये सारी बातें सुनी हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई भी बात, कोई भी एक चिंगारी अगर किसी के सीने में रह जाती है तो ये बड़ा परिवर्तन होगा। दुष्यंत जी ने कहा भी है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने से ना सही तेरे सीने से सही। बिल्कुल।
क्या कहीं भी वो आग जलनी चाहिए और किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए कि जो बात है वो यहीं से शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी, ढेर सारी बातें हमसे साझा करने के लिए और बहुत कुछ सिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का।